Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, and today we will discuss some new concept and topics of our syllabus. That is, the first one is the simple crystal structures. सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर और एक दूसरा होता है लूज पैक स्ट्रक्चर. एक्चुअली ये जो क्लोज्ड पैक्ड और लूज पैक्ड जो वर्ड है, ये एक अभी हम इसी लेक्चर में, आज ही के लेक्चर में एक एक्चुअली वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आप उसे कह सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन. और वो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वही डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होगा और कौन सा स्ट्रक्चर लूज पैक स्ट्रक्चर होगा. एक्चुअली ये जो क्लोज्ड पैक और लूज पैक वर्ड हैं, ये क्लियरली हम इस बात का इंडिकेशन करते हैं कि किस स्ट्रक्चर में एटम बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड है, कोई स्पेस में खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वॉइड नहीं है. और किसी दूसरे स्ट्रक्चर में हो सकता है कि कुछ खाली जगह, कोई फ्री स्पेस मौजूद हो, जिनको हम लूज पैक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं. लेकिन फिलहाल अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स में, द सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इनमें पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स. ओके, क्लोज्ड पैक बहुत पास पास जो एटम्स हों एक दूसरे के, खाली स्थान बिल्कुल ना हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स. ओके, द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली फाउंड इन मोनोएटॉमिक क्रिस्टल्स. इन दीज स्ट्रक्चर्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 12. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एटम, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर एटम कितने नियरेस्ट नेबर्स से घिरा हुआ है, कितने उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, तो जो जितने भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी, अब देखिए एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर क्लोज पैक है तो वहाँ नंबर ऑफ एटम्स तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली जो नियरेस्ट नेबर्स का नंबर होगा वो भी ज़्यादा ही होगा. तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इन स्ट्रक्चर्स के लिए, जिनको हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. कोऑर्डिनेशन मिनिमम नंबर है 12. That is, each atom is surrounded by 12 similar and equal sized neighbors. 12 similar and equal sized neighbors. तो इसीलिए जो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12 है. जो जनरली हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वन इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर नोन एज HCP स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर. ओके, तो पहले हम स्टडी करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की, और फिर हम स्टडी करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, और देन हम जाएंगे लूज पैक स्ट्रक्चर के ऊपर. ओके, सो शुरुआत करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो हेक्सागोनल जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो एक स्टैकिंग फॉलो करता है AB AB AB. अब ये स्टैकिंग क्या है, कैसे ये फॉलो करता है, आप एक बात समझ के देखिएगा कि आपके पास कॉस्को की बॉल्स हैं, इक्वल साइज की बॉल्स होती हैं जिससे क्रिकेट भी खेलते हैं. ओके, और उनको आपको एक डब्बे में पैक करना है, एक डब्बे में पैक करना है, एक साइज्ड, एक डेफिनेट साइज का डब्बा है, उसमें आपको पैक करना है. तो आप कैसे पहली लेयर को कैसे लगाएंगे? पहली लेयर. ओके, दूसरी लेयर को लगाने के लिए मान लीजिए एक डब्बा आपके पास है और कुछ कॉस्को की बॉल आपके पास है. मान लीजिए एक इतने साइज का आपके पास डब्बा है और आपके पास 25-30
कॉस्को की बॉल्स हैं, इक्वल साइज की बॉल्स हैं। तो आप जो फर्स्ट लेवर, जो बॉटम लेयर होगी, वो कैसे लगाएंगे? फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, यहाँ तक का साइज है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 इस तरह लगा देंगे। अब जो सेकंड लेयर को फॉर्मेशन के आपके पास चॉइस है, वो दो हैं। पहला चॉइस ये है कि आप जो बॉल ए पोजीशन पे है, मान लीजिए पहले वाली जो लेयर, बॉटम लेयर की पोजीशन, उसको आप ए पोजीशन कह रहे हैं। ए पोजीशन पे जो लेयर बॉल है, ठीक उसके ऊपर ही आप बी पोजीशन वाली बॉल को रख दें। ओके, जो सेकंड लेयर है उसको मैं बी कह रहा हूं, और जो फर्स्ट बॉटम लेयर है उसको मैं ए कह रहा हूं। तो जो ए पोजीशन पे बॉल है, आप ठीक उसके ऊपर दूसरी एक बॉल रख दें। यहाँ ए पोजीशन पे बॉल है, ठीक इसके ऊपर आप बी पोजीशन वाली बॉल को रख दें। एक चॉइस तो ये है आपके पास। दूसरी चॉइस ये है कि जो वॉइड्स हैं, क्योंकि जो इक्वल साइज की बॉल है, आप ऐसे ऐसे पैक करेंगे तो कुछ वॉइड्स वहां रह जाएंगे, कुछ खाली जगह वहां रह जाएंगी। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो सेकंड लेयर फॉर्म करें, आप उन वॉइड्स के ऊपर बॉल रख दें, उन वॉइड्स के ऊपर आप बॉल रख दें, उन वर्ड्स के ऊपर आप बोल रखते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें ये स्टैकिंग फ्लो होते हैं, स्टैकिंग जो वर्ड है वो पाइलअप करने से है, ढेर लगाने से है, और ढेर लगाने के कितने तरीके हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो एटम्स के ढेर लगते हैं, पाइलअप होते हैं एटम एक दूसरे के ऊपर, वो ये स्टैकिंग फॉलो करते हैं। ए बी ए बी ए बी स्टैकिंग फॉलो करते हैं। ए बी ए बी ए बी स्टैकिंग फॉलो करने से मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट लेयर है, बॉटम लेयर है ए जिसको आप कह रहे हैं, उसको आपने लगा दिया। ओके, अब जो बी एटम, जो दूसरी लेयर है, उसको मैं बी नाम दे रहा हूं। तो बी लेयर है, सेकंड जो लेयर है आपकी, वो कुछ इस तरह होनी चाहिए जो वॉइड्स बची हुई हैं ए लेयर को लगाने के बाद। बॉटम लेयर क्या हो गई? ए लेयर। इस प्लेन में आपने ये आपके पास एक डब्बा था, आपके पास बहुत सारी कॉस्को की बॉल थी, आपने यहाँ 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 हर जगह उसको एकदम क्लोज पैक कर दिया। लेकिन क्लोज पैक करने के बाद भी कुछ वॉइड्स वहां जरूर बचेंगी। अब जो ये बी लेयर वाला एटम है, ये बी लेयर वाली जो बॉल है, ये आपको वहां रखनी है जो वॉइड्स बची हुई हैं, जो खाली जगह बची हुई हैं, उनके ऊपर आप वो बॉल प्लेस कर दीजिए। ये आपकी होगी बी लेयर। और फिर से है ये ए लेयर। ए लेयर का मतलब ये है कि जो ये सेकंड लेयर है बी, और ये थर्ड लेयर फिर से ए है, इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन बॉटम लेयर की थी, ये जो थर्ड लेयर आई, ये ठीक इसके ऊपर आए, कोइंसाइड्स करें एटम एक दूसरे के साथ। इस तरह का एक पाइलअप, एक ढेर आपको एटम्स का लगाना है। और अगर ये स्टैकिंग फॉलो होती है, ये तरीका फॉलो होता है एटम्स को प्लेस करने का, तो इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ओके, इस स्टैकिंग को फॉलो करने से जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। बॉटम लेयर लगाइए, लगा दिया। अब दूसरी जो लेयर लगाएंगे उन वॉइड्स के ऊपर लगाइए जो बॉटम लेयर को लगाने के बाद बची है, उन वॉइड्स के ऊपर लगा दिया। अब तीसरी जो लेयर लगाएंगे एटम की, वो इस तरह होनी चाहिए कि जो फर्स्ट लेयर है का एटम है वो तीसरी लेयर के एटम से कोइंसाइड करे, बिल्कुल सीध में हो एक दूसरे को। तो तब हम कहते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ए बी ए बी ए बी स्टैकिंग को फॉलो किया जाता है। यहाँ आप इस फिगर में इस बात को जज कर सकते हैं। ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को प्लेस करने का मेथड है। ये जो ब्राइट सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला, ये। और ये जो शेडिड सर्कल्स हैं, ये दूसरे एटम्स को दिखा रहे हैं। पहली लेयर यहाँ इस तरह से लगाई गई है, ये पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल, छठवीं बॉल, सातवीं बॉल, इस तरह से। ओके, और यहाँ भी ये जो वॉइड्स थी, ये जो एक दूसरे के ऊपर ये जो वॉइड्स यहाँ बची हुई हैं, ये वाली वॉइड्स, ये बच गया वॉइड्स, ये जो खाली जगह यहाँ बची हुई,
इनके ऊपर एक दूसरी लेयर को प्लेस किया गया जो ये शेडिड एटम्स दिखाए गए हैं। एक लेयर पहले बिछा दी गई है नीचे ब्राइट एटम्स की, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये जो लेयर है, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये या फिर ये कहीं, या फिर ये कहीं, ये पूरी एक लेयर बिछा दी गई है नीचे एटम्स की, पूरी एक लेयर है एटम्स की। और जो सेकंड लेयर को लगाया गया है वो इस तरह से लगाया है, जो वॉइड्स बचते हैं फर्स्ट लेयर के, उनके ऊपर ये शेडिड एटम्स को प्लेस किया गया है। और जो ये थर्ड लेयर आएगी वो ठीक कोइंसाइड करेगी इस फर्स्ट वाले एटम के साथ, इस फर्स्ट वाले एटम के साथ। थर्ड लेयर ठीक इसके ऊपर आएगा, थर्ड एटम ठीक इसके ऊपर, थर्ड एटम ठीक इसके ऊपर। और जो फोर्थ लेयर आएगी वो ठीक इन शेडिड एटम्स के ऊपर, ये इनके ऊपर, यहाँ इनके ऊपर, यहाँ इनके ऊपर, यहाँ इनके। फिफ्थ लेयर आएगी वो फिर से इन फर्स्ट वाले एटम्स के ऊपर, यहाँ 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 यहाँ। तो इस तरह जो मेरे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। इस तरह की स्टैकिंग, ये ए एटम को दिखा रहा है, ये वाला एटम ए है, और ये जो शेडिड एटम है, ये जो ब्राइट एटम है, इसको मैं इस एटम को मैं ए कह रहा हूँ, ये बॉटम लेयर है। और जो सेकंड लेयर उसके ऊपर जो लगी है सेकंड लेयर, वो ये शेडिड एटम्स दिखा रहे हैं। जो थर्ड लेयर आएगी वो एग्जैक्टली प्लेस आएगी इस एटम के ऊपर, 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 इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर। तो इस तरह से जो मेरे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आगे जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव यूनिट सेल और कन्वेंशनल यूनिट सेट को स्टडी करेंगे, वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि यही स्टैकिंग वहां फॉलो होती है, एग्जैक्ट स्टैकिंग वहां भी फॉलो होती है। ओके, सो इस तरह से मेरे पास बनता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। Okay, this type of stacking is called as HCP stacking and the structure is known as hexagonal closed pack structure. Okay, the name corresponds to the shape of conventional unit set which is hexagonal and is shown in this figure. This is my conventional and primitive unit cell of hexagonal closed pack structure. ये एक hexagonal closed pack structure को दिखाया गया है। और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पोजीशन बाद में चेक करेंगे कि किस एटम की पोजीशन कहाँ है, पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये इस स्टैकिंग को फॉलो करता भी है या नहीं। देखिए, ये जो कॉर्नर्स वाले एटम हो, चाहे ये टॉप के एटम टॉप पर हो, इस टॉप फेज पर हो, या फिर ये बॉटम फेज पर हो, ये जो कॉर्नर्स के एटम है, ये एटम, ये एटम, ये इनको मैंने ए कहा है। और ये जो बीच वाले एटम है, ये या फिर ये एटम, या फिर ये एटम, इनको हमने नाम दिया है बी। और फिर ये आ गया मेरे पास अपर बॉटम वाला। तो सबसे पहले बॉटम में ए एटम है, ठीक उसके जो वॉइड्स हैं दोनों के बीच में वहाँ बी एटम है, और फिर ठीक ए के ऊपर एक तीसरी लेयर है ए एटम की, यानी ए यहाँ है, इनकी वॉइड्स के बीच में बी एटम है, और ठीक जहां जिस पोजीशन पे ए एटम है उसके ऊपर एक तीसरी लेयर है ए एटम की, यानी ए बी इस तरह की स्टैकिंग को फॉलो करता हुआ चला जाता है ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो या हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर हो, वो इसी तरह की स्टैकिंग को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल की। ये जो यूनिट सेल है ये कहलाता है कन्वेंशनल यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और इसका ये जो शेडिड हिस्सा है, ये जो शेडिड बनाया गया है, ये कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, आप ये देख रहे होंगे कि जो एटम्स का पोजीशन है वो बॉटम्स पे, जो टॉप पे एटम है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स पे हैं और एक सेंटर पे है। इसी तरह जो बॉटम वाला फेज है उस पे भी, जो बॉटम वाला फेज है इस पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम है कॉर्नर्स पे, और एक एटम सेंटर पे प्लेस किया गया है। ओके, और साथ ही साथ इस कन्वेंशनल यूनिट सेल में आप 3 एटम इनसाइड भी देख रहे होंगे, 1
2 and 3। तो ये जो शेडिड है ये मेरे पास फॉर्म करता है प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कन्वेंशनल यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ moving to some mathematical calculation, and the mathematical calculation is this. First, let us see the effective number of atoms, क्योंकि जब effective number of atoms आपको पता होंगे तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन को। ओके, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, दैट इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज Ni प्लस Nf/2 प्लस Nc/8। ओके, लेकिन जो ये फॉर्मूला था वो हम क्यूबिक सिस्टम के लिए पढ़ के आए थे। ओके, लेकिन यहाँ हम मेरे पास जो सिस्टम है वो एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल, चूंकि अब हम लैटिस नहीं, अब हमने एटम्स को प्लेस कर दिया है लैटिस के अंदर, बेसिस को हमने ऐड कर दिया है, तो अब वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए ये केवल यूनिट सेल है, ये केवल एक लैटिस है। हेक्सागोनल आप पढ़ के आए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल और सिंपल क्यूबिक के फॉर्म में ही ये आता है। तो हेक्सागोनल, यही स्ट्रक्चर को हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वाला मेरे पास यूनिट सेल है इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का। तो जब तक ये एटम्स यहाँ इस पोजीशन पे नहीं होंगे तब तक ये लैटिस है, हेक्सागोनल लैटिस या 3D हेक्सागोनल लैटिस, आप कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जब ये एटम्स इन पोजीशंस पे आ गए, इस पोजीशन A पर B पोजीशन पर एटम्स आ गए, फिर A पोजीशन पर, अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी स्पेस लैटिस प्लस बेसिस गिव्स यू अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जब ये एटम्स यहाँ इन पोजीशंस पे प्लेस किए गए, ये रखे गए, तब जाके हमें फॉर्म हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तब जाके हमें मिला क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करें, वो सिमिलर ही है फॉर्मूला, लेकिन चूंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसलिए थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। देखिए, देयर आर 12 एटम्स लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 6 टॉप पर हैं और 6 बॉटम पे हैं, 2 atoms at the center of the basis planes and 3 completely inside the hexagon। देखिए, ये मेरे पास कन्वेंशनल यूनिट सेल है। तो इसमें जो एटम्स की पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एटम बॉटम पे है, 1 2 3 4 5 6 एटम टॉप पर है, और 2 एटम सेंटर पे प्लेस किए गए हैं, और 3 एटम्स जो हैं वो कंप्लीटली इनसाइड द कन्वेंशनल सेल है। ओके, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा N इक्वल्स टू द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू Ni द number of atoms completely inside the conventional unit cell, and that number is 3 1 2 3 plus Nf/2 फेस पर जितने हैं, फेस पर हैं 2 1 and 2, तो Nf/2 दैट मीन्स 2/2, और कॉर्नर्स पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 टॉप पर हैं और 6 बॉटम पर हैं, तो 12। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ atoms per unit cell is given by this formula Ni, this is Ni, actually the formula is this Ni plus Nf/2 plus
Nc/6 in the case of hexagonal closed package structure. So n इनसाइड 3 है, फेस पर 2 है 2x2, और कॉर्नर्स पे 12 हैं, 6 बॉटम पे हैं, 6 टॉप पर हैं. So 6/12/6 total number of this. So 3 2x2 gives me 1 and 6/12/6 gives me 2. So 3 plus 1 plus 2 actually gives me 6. This is the effective number of atoms per unit cell in a unit cell. Interatomic distance की बात करें तो for atoms within the layer is A. Interatomic distance. Okay. The distance between the two adjacent layer is C/2, where C being the height of the unit cell. This, ये जो distance है यहाँ से यहाँ तक, ये जो distance है, ये जो distance है यहाँ से यहाँ तक की, ये है height of the unit cell. Height of the unit cell. Okay, so the distance between the two adjacent layer is C/2, where C being the height of the unit cell. For an ideal HCP structure, C, the height of the unit cell is this 1.633 A. What is A? A is the interatomic distance. Okay. It may be noted that although the structure is HCP, the space lattice is simple hexagonal with bases consisting of two atoms placed in such a way that if one atom lie at the origin, the other atom lie at this position. Okay. The volume of the primitive cell is exactly 1/3 of the volume of the hexagonal cell. Okay. The packing fraction is small f. The packing fraction small f is defined as the ratio of the volume occupied by the atoms present in the unit cell to the total number to the total volume of the unit cell. यानी किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, द वॉल्यूम occupied by the atoms to the total volume of the unit cell gives you the packing fraction of that structure. Okay, it is also referred to packing factor or packing efficiency. Packing factor या packing efficiency भी हम इसको कहते हैं. Okay, तो इस यूनिट सेल के लिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है हमारे पास, उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, F से हम इसे डिनोट करेंगे 2. व्हाट इज 2? 2 is the number of bases consisting 2 atoms. And 4/3 pi r cube, what is this? This is the volume of one atom which has radii equal to r. This atom, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये जो भी जितने भी एटम्स हैं, या फिर इनको बात करें यहाँ इस स्ट्रक्चर में, ये जो इनकी रेडियस है, इन एटम्स की जो रेडियस है, इसको आर कहा गया है. तो चूंकि ये एटम्स स्फेरिकल शेप के हैं, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो इसीलिए वहाँ और वो 2 का जो फैक्टर वहाँ मल्टीप्लाई किया गया वो इस कारण किया गया है, जो 2 एटम्स हैं यहाँ इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, इसीलिए वो 2 का मल्टीप्लाई वहाँ किया गया है. ओके, this so 2, because of that 2 atoms, 4/3 pi r cube, this is the volume of a single atom. Over A is the interatomic distance, A sin 60, because this angle is 60, because this angle is 60, this angle is 60, this angle is 60, and this distance, interatomic distance, is A. So height into distance, height, base into height, this A sin 60 into C. Okay, this is the total volume of the conventional unit cell, where R is the atomic radius.
जब हम इन सब क्वांटिटीज के सी की वैल्यू 1.633 ए यूज करेंगे, sin 60 की वैल्यू को यूज करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, और इसी को हम बोलते हैं पैकिंग फैक्टर या पैकिंग एफिशिएंसी, जो मुझे प्रोवाइड कराता है, जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं या एटम्स कितने दूर दूर हैं एक दूसरे से. सो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन. This is my calculation. Put C equals to 1.633A and A equals to 2R. A equals to 2R. Okay. So the packing fraction F is given by this. 2/3/4 pi R cube over these values. Put the value of C here. Put the value of A here. A is equals to 2R. Then finally by this calculation you can get 0.74, and if you multiplied this value, the value of F by 100, this gives you the percentage or the percentage of efficiency or packing efficiency. That is 74% of the total volume of the primitive unit cell is occupied by the atoms, and the rest 26% is empty. 74% हिस्सा एटम्स के द्वारा, उस वॉल्यूम का टोटल 74% हिस्सा एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, और बाकी जो 26% बचता है वो खाली है, या वो जो वॉइड्स बची हैं उनके वजह से है. तो 75% इस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन है, इस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन है 74%. और ये हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. सोचिए जब हम लूज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि अभी केवल 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय द एटम्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम. 26% अभी भी इम्पेटी है, वहां एटम्स नहीं है या एटम्स रखने की जगह नहीं है, वॉइड्स जो क्रिएट होते हैं. ओके. thus an ideal crystal structure 75% of the total volume is occupied by atoms and the rest is empty. Metals like magnesium, zinc and cadmium etc. exhibit this type of structure. इस तरह के जो स्ट्रक्चर शो करता है वो ये मैग्नीज है, जिंक है, कैडमियम है, या इस तरह के और जो हमारे पास एटम्स हैं, मेटल्स हैं, वो इस तरह के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं. मैग्नीज का स्ट्रक्चर बनाइए तब भी वो ऐसा ही बनेगा, जिंक का बनाइए, कैडमियम का बनाइए तब भी वो ऐसा ही बनेगा. जिसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% हो, या फिर वो स्ट्रक्चर्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो, ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स कहते हैं. इनमें से जो पहला स्ट्रक्चर था वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, और इसमें जो स्टैकिंग फॉलो की गई वो ए बी स्टैकिंग फॉलो की गई. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है स्टैकिंग को रखने का. जब आप पहले एक बॉटम लेयर को लगा दीजिए, एक बॉटम, मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि बहुत सारी कॉस्को की बॉल्स हैं, क्रिकेट की बॉल हैं, आप उनको एक डब्बे में पैक करते हैं तो एक बॉटम लेयर लग जाएगी, फिर जो वॉइड्स बचती हैं उन लेयर्स के, उन बॉल्स के बीच में, वहाँ बी को प्लेस कीजिए, यानी ये सेकंड लेयर है, वहाँ प्लेस कीजिए जो खाली जगह आपको दिख रही है, जो दो बॉल्स के बीच में खाली जगह है, वहाँ प्लेस कीजिए एक सेकंड टॉप लेयर को. ओके. फर्स्ट बॉटम लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर, और जो थर्ड लेयर आएगी उसका जो बॉल हो वो कोइंसाइड करनी चाहिए फर्स्ट वाली पोजीशन से, यानी जो ए वाला पोजीशन है इसकी वॉइड्स पे बी रखिए, और जो तीसरी लेयर आए वो ठीक इस ए लेयर के एटम्स के ऊपर होनी चाहिए. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप फॉर्म करते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेक्सागोनल
क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और ये जो स्टैकिंग फॉलो करता है वो करता है ए बी आगे जहाँ तक भी आप रिपीट कर सकें। इस तरह का एक कन्वेंशनल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हम स्टडी करते हैं अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू into the next one. Thank you.